हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कपालगत रोग। पिछले वीडियो में हम शिरोरोग पढ़ चुके हैं और उसी में हमने देखा था कि आचार्य भागवत जी ने जो है कि शिरोरोग के साथ ही कपालगत रोग वर्णन किया, जो कि 9 है। और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ देख ले। अब हम देखते हैं कपालगत रोग कौन कौन से हैं। उपशीर्षक, अनुंशिका, दारुणक, इंद्रलुप्त, खलित, पलित, कपाल पीड़िका, कपाल अर्बुद और कपाल विदर्ती। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आता है उपशीर्षक। उपशीर्षक को हम मॉडर्न में हाइड्रोसेफेलस से कोरिलेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि गर्भ में ही वायु प्रकोपित होकर कपाल में स्थित होकर त्वचा के समान वर्ण वाला शोथ उत्पन्न करती है, और जो ये शोथ होता है वो पीड़ा रहित होता है। इसको हम कहते हैं उपशीर्षक। अब हम देखते हैं उपशीर्षक की चिकित्सा क्या करेंगे। वैसे तो जो उपशीर्षक है वो अपने आप शांत हो जाता है, और फिर भी अगर शांत ना हो तो या जन्म काल में हो या नवीन हो तो उसको हम वात व्याधि के समान चिकित्सा करेंगे। और यदि उपशीर्षक पक जावे यानी कि पक गया हो तो हम उसको विदर्दी के समान चिकित्सा करेंगे। और यदि अधिक दिनों तक उपशीर्षक चलता है तो उसमें हम जौ, गेहूँ, मूंग को पीसकर घी में मिलाकर को उष्ण यानी कि न ज़्यादा गर्म और न ज़्यादा ठंडा लेप करेंगे। इससे क्या होगा कि शोफ मिट जाएगी। और इसके बाद हम बार बार इसमें विश्रामन करेंगे और 10 मूल के कवाथ में घृत डालकर उससे हम सेक करेंगे। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं अनुंशिका। अनुंशिका में कौन कौन से दोष होते हैं? पित्त और कफ, और साथ में होता है रक्त और कृमियाँ। कृमियों के कारण भी हो सकता है। पित्त, रक्त, कफ और कृमियों के कारण कपाल में अतिशय क्लेद युक्त कंगुधान्य और सरसों के समान आकार की पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, छोटी छोटी पीड़िकाएं बनती हैं जो कि सरसों के आकार की होती है और ये क्लेद युक्त होती है। इसके बाद हम चिकित्सा देखेंगे। चिकित्सा हम क्या करेंगे अनुंशिका में कि सबसे पहले हम जलोका लगाकर उसमें जो है कि रक्त निकालेंगे, यानी कि रक्त मोक्षण करेंगे जलोका लगाकर। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें रक्त दोष दूषित है और पित्त दोष दूषित, और नींबू के जल से सेचन करना चाहिए। बहुत सा नमक मिलाकर घोड़े की लीद के रस का लेप करना चाहिए। पटोल पत्तर, नींब पत्तर और हल्दी का कलक का लेप करना चाहिए, या फिर गोमूत्र, पुरानी तिलकली और मुर्गे की पीठ को मिलाकर लेप करना चाहिए। अब इसके साथ हम शोधन करेंगे। शोधन क्या करेंगे? वमन और विरेचन। अनुंशिका को मॉडर्न में फ्रंकुलोसिस ऑफ स्कैल्प के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं दारुणक। दारुणक में दोष होते हैं कफ और वात। कफ और वात के कारण क्या होता है कि कपाल में खुजली, बालों का गिरना, संज्ञानाश और रुक्षता। इसके बाद कपाल की जो त्वचा है उसमें सूक्ष्म स्फुटन हो जाते हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी फट सकती है। अब हम देखेंगे दारुणक की चिकित्सा। दानों की चिकित्सा करने के लिए ललाट की शिरा में वेदन करेंगे और वमन और विरेचन से शोधन करेंगे, और उसके बाद नस्य देंगे। उसके बाद सिरोवस्ती करेंगे और कोदो के घास के क्षार जल से प्रक्षालन करेंगे। हम इसको जो मॉडर्न में है डैंड्रफ से कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंद्रलुप्त। इंद्रलुप्त में जो रोमकूपों में गया हुआ पित्त होता है वो वायु के साथ मिल जाता है और वहाँ मिलकर रोमों को गिरा देता है, और रोमों को गिराने के बाद में वहाँ पर कफ आकर रक्त के साथ मिलकर रोमकूप को बंद कर देता है। यानी कि सबसे पहले पित्त आएगा, पित्त जो है वो वायु को साथ मिल जाएगा और उसके बाद क्या है कि रोमों को गिरा देगा, और जो रोम गिर जाएंगे उसके बाद जो कफ है वो रक्त के साथ मिल जाएगा और रोमकूपों को रोक देगा। इसके बाद जो गिरे हुए रोमकूप है उसके स्थान पर नए रोम नहीं आते। यही इंद्रलुप्त है। और इसके जो है पर्याय है जो कुछ अन्य अन्य आचार्यों ने कहे हैं वो है रुज्या और चाच। इसके बाद हम चिकित्सा पढ़ते हैं, क्या करेंगे इसमें भी। सबसे पहले हम सीरा वेदन करवाएंगे, उसके बाद हम प्रक्षालन लगाएंगे और उसके ऊपर काशीश, मनशिला, नीला थोथा और काली मिर्च का लेप करेंगे। इसके साथ ही रतक और देवदारू को रगड़कर उनका लेप कर सकते हैं। छोटी कटेरी के स्वरस को मधु के साथ मिलाकर लेप कर सकते हैं। धतूरे के पत्तों का रस निकालकर उसका लेप कर सकते हैं, और भिलावे का रस है उसका लेप कर सकते हैं। और इसको मॉडर्न में एलोप्सिया एरेटा से कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं खलित। इंद्रलुप्त के समान ही है जो वो खलित रोग होता है,
और इसमें क्रम से ही धीरे धीरे बाल गिरते हैं। हम खलित का भेद मान सकते हैं कि कौन से हैं, या फिर दोष के अनुसार देखते हैं खलित कौन कौन से और उनके लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वात दोष की अधिकता से। वात दोष की अधिकता से है कि खलित रोग हो सकता है जिसमें कि कपाल अग्नि दग्ध के समान प्रतीत होती है। इसके बाद अगर यदि पित्त के समान होगा तो स्विन शिराओं को से आवृत सा मालूम होगा, कि जैसे कि शिराएं हैं उनको स्विन करके ऐसा आवृत कर दिया गया, ऐसा प्रतीत होगा। और अगर कफ है तो कफ में क्या होगी, त्वचा घनी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं सर्वदोषज खलित। सर्वदोषज खलित है, उनमें क्या होता है कि नख के समान वर्ण हो जाता है और सारे जो दोष हैं उनके लक्षण मिल सकते हैं, जैसे कि अग्निदग्ध के समान, रोम रहित और दाहयुक्त, इन सब के लक्षण मिल सकते हैं और यह असाध्य होती है। और जो दोष अनुसार हमने पढ़े थे उनमें वर्ण जो है वो दोष अनुसार मिल सकते हैं। अब हम चिकित्सा देखेंगे। तो खलित, पलित, बलि, इन सब में क्या होता है कि सबसे पहले हम शोधन करवाते हैं, फिर नस्यक्रम देते हैं और फिर सिर पर मालिश करके लेप करते हैं। और इसमें बृहत्य आदिगन और जीवनीय आदिगन से सिद्ध किए हुए तेल का नस्य देते हैं और नींब के तेल का नस्य दे सकते हैं। और यह नस्य लेते हुए 1 मास तक केवल दुग्ध का ही आहार ले। इसको हम मॉडर्न में हेयर फॉल से कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं पलित। पलित में शोक, शम और क्रोध के कारण शरीर में ऊष्मा जब दोषों से युक्त हो जाती है तो केशों को पका देती है और श्वेत बना देती है। इसको हम क्या बोलते हैं, पलित। यानी कि जो केश है वो हमारे सफ़ेद वर्ण के होने लग जाते हैं, जो कि हम समझ सकते हैं कि सफ़ेद बाल हो रहे हैं, उसको हम पलित बोल सकते हैं। इसके बाद हम दोषों के अनुसार लक्षण देखते हैं कि कौन से दोष में कौन सा पलित होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि वायु के कारण क्या होगा कि त्वचा, जो कपाल की त्वचा है वो स्फुटित हो जाएगी, श्याम वर्ण की हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी, रुक्ष और जल के समान आभा वाली होगी। और अगर पित्त वर्ण है तो उसमें त्वचा पे दाह और पीत वर्ण की हो जाएगी। और कफ पलित है तो उसके अंदर कपाल स्निग्ध, बढ़ा हुआ, स्थूल और श्वेत वर्ण का होता है। और त्रिदोषज है तो उसमें तीनों दोषों के मिले जुले लक्षण हमें मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पलित रोग की चिकित्सा। पलित रोग की चिकित्सा में खलित रोग के समान ही हम वमन विरेचन, नस्यक्रम, अभ्यंग और लेप कराते हैं। इसमें नील आदि तेल का नस्य देते हैं और लोह चूर्ण, भांगरे का रस, त्रिफला, काली मिट्टी, इनको गन्ने के रस में मिलाकर 1 महीने तक बंद करके रखें और इसके बाद में हम बालों पर लगाएंगे तो बालों पर लगाने जो सफ़ेद बाल है वो काले हो जाते हैं। इसके बाद हम कपाल पीड़िका, कपाल अर्बुद और कपाल विदर्दी देखेंगे। इनके जो लक्षण होते हैं वो दोषों के अनुसार होते हैं कि कौन से दोष बढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग लक्षण होते हैं। और जो चिकित्सा करते हैं हम विदर्दी, पीड़िका और अर्बुद की, हम देखते हैं कि वो आमज है या पक्व है। यानी कि अभी जस्ट उसमें आम तो नहीं है कि पक गया है, तभी हम उसकी चिकित्सा करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए ही हम जो है कपाल पीड़िका, अर्बुद और विदर्दी की चिकित्सा करते हैं। अब हम विदर्दी में दोषानुसार चिकित्सा देखते हैं। वातज विदर्दी में हम अनूप ओदक जीवों का मांस लेंगे और उनका उपनाह बांधेंगे। वेशवार, कृष्णा, दूध और पायस से निरंतर स्वेदन और रक्त मोक्षण भी करना चाहिए। विदर्दी, पित्तज विदर्दी में शर्करा, धान का लावा, मुलेठी, सारिवा, शीर का कोली, चंदन, उनको दूध में पीसेंगे और पीस कर उनका लेप करेंगे। उसके बाद कफज विदर्दी, कफज विदर्दी में हम सीरावेद करेंगे और रक्तज विदर्दी है उसमें भी हम सीरावेद करेंगे। और उसके बाद पकव विदर्दी है अगर, तो उसमें को हम चीर कर और वरण के समान उपचार करेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं अर्बुद। अर्बुद है जो कपाल अर्बुद है उसमें हम वातज है अगर, तो उसमें दूध, घी, जल से सिद्ध किया हुआ उष्ण तेल के द्वारा उपनाह बांधेंगे और उसके बाद मांस और वेशवार सिद्ध उपनाह बांधेंगे। इनमें से हम कोई भी उपनाह प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पित्तज अर्बुद। पित्तज अर्बुद में रक्त निकालकर अमलतास, गोजी, सोमलता और निशोथ का लेप करेंगे और जो रोगी है उसको हम मुलेठी का कलक है उसके द्वारा सिद्ध किया हुआ घृत है उसका पान कराएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कफज अर्बुद का। कफज अर्बुद में हम वमन कराएंगे, अलाबू के द्वारा रक्त मोक्षण करवाएंगे और क्षार युक्त गोमूत्र का लेप करवाएंगे।
और हम सभी अभी कपालगत रोगों का लक्षण और चिकित्सा देख चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।